हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति बेरवा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड मेथड ट्रांजिशन सीरीज है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताया था। आज हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे और उसके साथ ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। और ये जो यूनिट सेकंड का आज लास्ट वीडियो है, फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जैसा कि आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करती है और इन जो लिगेंड्स की पोजीशन होती है, जो 4 लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करती है, इनकी जो पोजीशन होती है वो एक्स वाई प्लेन की तरफ या एक्स वाई प्लेन में होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस की तरफ कोई भी लिगेंड नहीं होती, जबकि जो चारों लिगेंड्स होती है वो कहाँ होती है, एक्स और वाई प्लेन में। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई प्लेन में सेंट्रल मेटल आयन के जो भी ऑर्बिटल्स है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से रिपेल होकर हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो हमें 4 टाइप के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, जबकि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, जब उनका फॉर्मेशन होता है तो हमें सिर्फ 2 टाइप के एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, T2G और EG। जबकि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उनके केस में हमें 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। इन एनर्जी लेवल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देखिए, सबसे ज्यादा जो एनर्जी लेवल वाला जो ऑर्बिटल है वो है dx² y², उसके बाद dxy, उसके बाद dz² और उसके बाद dxz और dyz। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसमें जेड एक्सिस की तरफ कोई भी लिगेंड नहीं आता, अप्रोच नहीं करता जेड एक्सिस में। इस कारण क्या हुआ, जो जेड एक्सिस वाले जो भी ऑर्बिटल्स है उनमें रिपल्सन कम हो जाएगा और उनकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। इस कारण जो जेड एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स है dz², dxz और dyz, इनकी जो एनर्जी है वो dx² - y² और dx² से कम होगी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। जब किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन को लिगेंड्स के द्वारा जनरेट किए गए क्रिस्टल फील्ड में रखते हैं तो जो स्टेबिलिटी जनरेट होती है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी जनरेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये एनर्जी क्यों जनरेट होती है, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। मतलब जब मेटल आयन की डी ऑर्बिटल्स लिगेंड की कांटेक्ट में आएंगे तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे, इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी जनरेट होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन जब फ्री फ्री स्टेट में होता है तो जो उसके डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन जैसे ही वो किसी लिगेंड फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो उसके जो डी ऑर्बिटल्स है वो नॉन डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी सेम ना रहकर डिफरेंट हो जाती है। कुछ एनर्जी कुछ ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स, और कुछ ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी लो हो जाती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल्स। और इन ईजी और T2G ऑर्बिटल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसके आधार पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, उसकी थर्मोडायनेमिक्स और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड में किस प्रकार होती है इसको बताया गया है। बीच में 5d ऑर्बिटल्स है, इन d ऑर्बिटल्स के लेफ्ट साइड में टेट्राहेड्रल फील्ड दी गई है जबकि राइट साइड में ऑक्टाहेड्रल फील्ड दी गई है। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो कुछ ऑर्बिटल्स
एवरेज एनर्जी लेवल, जिसे हम बेरी सेंटर भी बोलते हैं, एवरेज एनर्जी लेवल से कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 0.4 डेल कम हो जाती है, जिन्हें हम T2G ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। जबकि कुछ ऑर्बिटल्स, जैसे एग्जांपल इजी ऑर्बिटल्स, इनकी जो एनर्जी होती है वो एवरेज एनर्जी से 0.6 डेल बढ़ जाती है। इन ईजी और T2G जो ऑर्बिटल्स है उनके बीच के एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, इसमें टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसे होती है वो बताई गई है। टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के जस्ट अपोजिट होती है। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो कुछ ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो एवरेज एनर्जी लेवल से 0.6 डेल कम हो जाती है, जबकि कुछ ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी से 0.4 डेल बढ़ जाती है। जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल है वो ई ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, और जो हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल है वो T2 ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखिए कि जो टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग हो रही है उसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग वाले के जो एनर्जी गैप है उससे बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ? टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो वीक होती है, मतलब क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। इसका क्या रीजन है? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करती है तो इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, जबकि टेट्राहेड्रल फील्ड में 4 लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करती है तो इसमें स्प्लिटिंग कम होगी। यहाँ पर नीचे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैसे निकाला जा सकता है उसका फॉर्मूला दिया गया है। का फॉर्मूला है -0.4 n T2G डेल O प्लस 0.6 n EG डेल O। यहाँ पर डेल O क्या है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान है। n T2G का मतलब क्या है? मतलब T2G ऑर्बिटल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? n T2G। n EG का मतलब EG ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी संख्या को हम क्या बोलते हैं? n EG। अगर हमें T2G और EG ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता है और इनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी पता है तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो टेट्राहेड्रल फील्ड है उसमें स्प्लिटिंग कम होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। इस प्रकार ऑक्टाहेड्रल और जो टेट्राहेड्रल है उनमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का स्प्लिटिंग एनर्जी का एक रिलेशन दिया गया है। डेल टी इक्वल्स टू 4/9 डेल ओ। मतलब जो टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका 4/9 होता है। अब हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है किसी भी प्रकार के, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर फर्स्ट है चार्ज ऑन द मेटल आयन। मतलब मेटल आयन पर जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? जैसे जैसे मेटल आयन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है जो मेटल आयन की साइज है वो डिक्रीज हो जाती है। मेटल आयन की साइज डिक्रीज हो जाने से क्या होगा? मेटल और लिगेंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। मेटल के जो ऑर्बिटल्स और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाने से क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होने से क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा हो जाएगी। अब इसे आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखो। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स है और ये दोनों वेनेडियम के कॉम्प्लेक्स है। ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, और नीचे वाले में +3। तो वेनेडियम की जो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका जो मान है वो 17,850 सेंटीमीटर इनवर्स है, जबकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी जो वैल्यू है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वो क्या है? 11,800। तो आप लोग इससे आसानी से समझ सकते हो कि जैसे जैसे मेटल आयन पर चार्ज इंक्रीज होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीज होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी।
सेकेंड जो फैक्टर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल और उसके न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस है उसके बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। मान लो सेम ग्रुप की जो मेटल्स है दो, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लिगेंड्स भी सेम है, लेकिन अगर उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है तो उनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो भी डिफरेंट होगी। जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से 3D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ मूव करते हैं तो प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? n से। फॉर एग्जांपल 3D 4D 5D, तो यहाँ पर n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये एक ही ग्रुप के मेटल है, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। यहाँ पर लिगेंड्स भी सेम है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी सेम है, लेकिन आप लोग जब देखोगे तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। तो इनकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट है। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या इंक्रीज होगी, तो इनकी आप लोग देखिए कि इनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही है। थर्ड जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिगेंड। जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लिगेंड की प्रेजेंस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, मतलब T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच का जो गैप है वो कम होता है, जबकि कुछ लिगेंड की प्रेजेंस में T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच का जो गैप है वो ज्यादा होता है। जिन लिगेंड्स की प्रेजेंस में इनके बीच का गैप कम होता है उन लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। मतलब उन लिगेंड्स की प्रेजेंस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वीक हुई, लेकिन कुछ लिगेंड्स की प्रेजेंस में जो T2G और EG ऑर्बिटल के बीच का गैप ज्यादा होता है तो उस टाइप के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब इन लिगेंड्स की प्रेजेंस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो स्ट्रॉन्ग हुई या ज्यादा हुई। आधार पर लिगेंड्स को क्रिस्टल फील्ड एनर्जी के आधार पर एक सीरीज डेवलप की गई जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पर नीचे ये सीरीज दी गई है। स्टार्टिंग वाले जो लिगेंड्स है, कार्बोनिल, साइनाइड, NO2-2, ये लिगेंड्स जो है उन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहते हैं, जबकि लास्ट की जो लिगेंड है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उन्हें वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड की लिगेंड्स की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा होगी, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक होगी, और जो बीच के लिगेंड्स है वो इंटरमीडिएट फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाएंगे तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाती है। फोर्थ जो फैक्टर है वो है टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तब मेटल आयन अपने कौन से डी ऑर्बिटल को यूज में ले रहा है उस पर भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है। जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ जाते हैं या एक ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो जो डी ऑर्बिटल की साइज है वो इंक्रीज होती है। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि इनकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज होती है तो डी ऑर्बिटल की साइज भी बड़ी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी मेटल और लिगेंड के बीच का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उससे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका मान बढ़ जाएगा। पांचवा जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ लिगेंड्स। मतलब जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं उस पर भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड अप्रोच करेगी, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड अप्रोच करेगी? 4। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब 6 लिगेंड अप्रोच करती है तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होने के कारण इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो ज्यादा होगी, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग है वो कम होगी। जो लास्ट का जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। जब दो मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो
उनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, डी ऑर्बिटल की साइज सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, उनकी क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। यहाँ पर नीचे एग्जांपल दिया गया है कोबाल्ट और निकल का। कोबाल्ट और निकल दोनों का वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स दिया गया है। कोबाल्ट और निकल एक ही सीरीज के हैं, 3D सीरीज के, तो इनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, दोनों में लिगेंड भी सेम है और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, लेकिन इनमें जो डी इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में डिफरेंट है। कोबाल्ट में डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन, जबकि निकल में कितने हैं? डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी कारण कोबाल्ट का जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स है उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी की जो वैल्यू है वो 9200 सेंटीमीटर इनवर्स है, जबकि निकल के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स है उसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू है वो 8500 सेंटीमीटर इनवर्स है।